वेलकम टू अपना कॉलेज। मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हम लॉजिक को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो हो सकता है कि हम शुरुआती स्टेजेस में हमने कोड करना शुरू किया, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, और अभी अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर या कॉन्टेस्ट के अंदर जंप करेंगे तो वो प्रोसेस में, वो लॉजिकल प्रोसेस बिल्डअप करने में या स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं सॉल्यूशन तक पहुंच पाऊं, वो वाला लॉजिक तैयार करने में हमें अभी परेशानी आ रही हो। तो इस वीडियो के अंदर कैसे हमें वो परेशानी ना आए और बेस्ट प्रोसेस क्या रहेगा लॉजिक बिल्ड करने का, उसको मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स के अंदर, 5 पॉइंट्स के अंदर समराइज करने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे लॉजिक बिल्डिंग के बारे में। अब वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कोट मैं शेयर करना चाहूंगी। इब्राहिम लिंकन का कोट है, इफ आई वाज गिवन 1 hour टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड टेक 45 minutes टू शार्पन माई एक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 1 घंटा है, मुझे एक पेड़ को काटना है, तो मैं 45 मिनट्स लगाकर क्या करूंगा, मैं 45 मिनट्स लगाकर अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करूंगा। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट के अंदर मैं फाइनली उस पेड़ को काट डालूंगा। यही सेम चीज, यही सेम कॉन्सेप्ट हमें कोडिंग के अंदर रखना है कि मैक्सिमम टाइम के अंदर हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो लॉजिक बिल्डअप करना है, वो एक्सरसाइज, वो स्किल्स बिल्डअप करनी है। एंड उसके बाद जब हम फाइनली कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे, कोडिंग टेस्ट दे रहे होंगे, इंटरव्यूज दे रहे होंगे, उसके अंदर हमें एक्चुअली काम को, जो वो सवाल सॉल्व करने वाला जो प्रोसेस होता है, वो करके प्लेसमेंट ले लेनी है, इंटर्नशिप ले लेनी है, इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर देना है, जो भी चीजें हैं। अब फर्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे, उसको समराइज करूं तो कॉन्सेप्ट्स आर ग्रेटर देन कॉन्टेस्ट। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे शुरुआती स्टेजेस में हम क्या करते हैं, हमने थोड़े से एरेस थोड़ा सा पढ़ लिया, स्ट्रिंग्स थोड़ा सा पढ़ लिया, रिकर्जन थोड़ा सा पढ़ लिया, और अब हम डायरेक्टली कॉन्टेस्ट देने निकल गए हैं। हमने वो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, या हमने कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया है। अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी सही नहीं होती। क्यों सही नहीं होती? क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं ना, उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा डीएसए जो है वो थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है। उसी के बाद अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करें या कॉन्टेस्ट दे, तो उसका एक्चुअल फायदा हमें हो रहा होता है। कितने हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, एक 375 क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट शेयर की हुई है। उसके अंदर अगर आप ट्रीज एंड ग्राफ कि मीडियम लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड उसके बाद आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं, तो आपके पास सारे टूल्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम खुद का लॉजिक लगा सकते हैं, उसके बाद हम आगे जाके डीपी के, सेगमेंट ट्रीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इतने मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमें करने की जरूरत है, उसी के बाद हम कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करें। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कॉन्टेस्ट के अंदर हम जो फोकस करते हैं वो फोकस हमारा रैंक्स एंड रेटिंग्स के ऊपर होता है। कॉन्टेस्ट हमें सिखाता है कि मिनिमम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे कर पाएं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे तो हमें पता होगा कि इस क्वेश्चन को करना तो है कम टाइम में, लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होगा, सबसे अच्छा एल्गोरिथम क्या होगा, सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा इसको करने का। एक इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप उस सवाल को सॉल्व कर दें, एक इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप राइट कॉन्सेप्ट्स को लगाकर उस सवाल को सॉल्व करें। तो ऐसी रैंक और रेटिंग का बिल्कुल फायदा नहीं होगा जो आपको कॉन्सेप्ट्स ना सिखा रही हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज्यादा हैवी फोकस करते हुए उनको इंप्रूव करना है, उसके बाद अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। सेकेंड चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है थिंकिंग इज ग्रेटर देन कोडिंग। इसका क्या मतलब है कि बिना सोचे अगर हम कोड कर रहे हैं देन दैट इज इक्विवेलेंट टू टाइपिंग। अगर हमने कुछ सोचा नहीं और डायरेक्टली हमने सॉल्यूशन जो है उसको टाइप करना शुरू कर दिया, तो वो सिर्फ टाइपिंग ही कहलाएगी, उसमें हमने अपना लॉजिक तो लगाया ही नहीं। तो लॉजिक लगाने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम सोचना शुरू करें। सोचना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हमें सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ने के लिए हम क्लियरली देखेंगे उस सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आज तक मैंने ऐसा एक भी कोडिंग का सवाल नहीं देखा जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो, जिसका यूज सॉल्यूशन को डिराइव करने में ना हो रहा हो। कोई ट्रिक नहीं खेलता है इंटरव्यूअर आपके साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये जो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं यूज करेंगे, ऐसा कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। हर इंफॉर्मेशन का कोई यूज होता है क्वेश्चन में। सेकंड चीज क्या करनी है, पेन एंड पेपर के साथ सवाल सॉल्व करना है। एक पेपर के ऊपर आप अच्छे से डायग्राम बना के पूरा एरे को विजुअलाइज करिए, ट्री को विजुअलाइज करिए, सेगमेंट ट्रीज को विजुअलाइज करिए, क्या आपका डीपी का प्रोसेस हो रहा है, रिकर्जन में लेवल्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, सब कुछ आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस जो है वो माइंड रनिंग रहना चाहिए। पेपर के ऊपर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया तो उसके ऊपर उसको कोड में कन्वर्ट करना सबसे ईजी पार्ट होगा। अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है तो उसके कॉर्नर केसेस हमें देखने हैं। कॉर्नर केसेस मतलब ये सॉल्यूशन कहां कहां फंस सकता है।
हो सकता है कि आपने सॉर्टेड कंडीशन पर बेस्ड सॉल्यूशन निकाला हो, पर उसके अंदर एरे के अंदर क्या डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उस तरीके की कंडीशन में क्या फंस जाएगा, या नेगेटिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस एरे के अंदर। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स का केस होना, आपके डुप्लीकेट नंबर्स का केस होना। तो ये सारे कॉर्नर केसेस आपके दिमाग में आने चाहिए। एंड लास्ट में क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने के बाद एटलीस्ट उसको 2 सैंपल इनपुट्स के ऊपर ड्राई रन करके देखना है। क्या 2 सैंपल इनपुट्स, आपने कोई भी 2 इनपुट्स उसको दे दिए तो वो सही आउटपुट तक आपको पहुंचा रहा है। ये सेम अप्रोच आपको इंटरव्यूज के अंदर फॉलो करनी होती है। अगर आप इंटरव्यू देने बैठे, इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछता है तो सबसे पहले क्वेश्चन एनालाइज करना है, फिर ये फिर ये फिर ये, और यही सेम चीज हमें प्रैक्टिस के अंदर करनी होती है। जितना एफिशिएंटली हम इसको कर पाएंगे, उसके बाद बाकी चीजों को कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज जस्ट टाइपिंग। टाइपिंग में हाँ, हमारे पास शुरुआती स्टेजेस में थोड़ी सी मिस्टेक्स आएंगी, थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, बट वही है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, अगर हम ये वाली चीज कर लेंगे तो उसके बाद हम कोड भी कर पाएंगे, हम टाइप भी कर पाएंगे उस कोड को। थर्ड चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेनी है जब भी हम किसी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना कि फर्स्ट टाइम में ही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन आएगा, बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये प्रॉब्लम जो थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा आती थी कि शुरुआती स्टेजेस में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा, मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पर मेरे सारे टेस्ट केसेस क्लियर क्यों नहीं हो रहे, हर जगह ग्रीन टिक क्यों नहीं आ रहा। तो ग्रीन टिक को टारगेट नहीं करना, टारगेट किस चीज़ को करना है। लॉजिक ये नहीं है कि लास्ट में सारा जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लॉजिक ये है कि आपने 3 अप्रोचेस अलग अलग सोच ली खुद से, इस अप्रोच में हम यहां फंस सकते हैं, इस अप्रोच के अंदर मेरे ये 2 कॉर्नर केसेस क्लियर नहीं होंगे, इस अप्रोच से हम आगे बढ़ सकते हैं, पर इससे भी एक बेटर, इसको मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। ये जब आपके दिमाग में चलने लगेगा, दैट इज लॉजिक। वो जो फाइनल रिजल्ट है वो तो आता रहेगा प्रैक्टिस के साथ, बट दिस इज लॉजिक। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच आनी चाहिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है सबसे बेसिक अप्रोच। जैसे एक डिक्शनरी के अंदर अगर हमें कोई वर्ड सर्च करना है तो एक छोटा सा बच्चा उस वर्ड को कैसे सर्च करेगा, वो एक एक करके सब कुछ पढ़ने लग जाएगा। पर अगर हम एक टीनेजर हैं या फिर अगर अभी भी कॉलेज के अंदर है, कोई अडल्ट है, तो वो उसको कैसे सॉल्व करेगा, उसे पता होगा डिक्शनरी के अंदर सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, तो डायरेक्टली हम बाइनरी सर्च अप्रोच का यूज करेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम उस वर्ड को ढूंढ डालेंगे। तो वो सेम चीज होती है कि सबसे पहले हमें बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा कि बेसिक तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स में हो सकता है इतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, एक्सपोनेंशियल में हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, पर फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट जो चीज करेंगे वो कोशिश करेंगे हमारा टाइम जो है वो रिड्यूस हो पाए। हम कैसे टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, एरेस के अंदर हो सकता है सॉर्टिंग का हमें यूज करना पड़े। अगर हमारे पास यूनिक एलिमेंट चाहिए तो सेट्स का हम यूज कर सकते हैं, पेयर्स हैं अगर तो मैप्स का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, वो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे होंगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में हमारे पास आइडियाज आ रहे होंगे। क्लासिकल प्रॉब्लम्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जब कॉन्टेस्ट में देखेंगे तो आइडियाज ही आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि हमें स्पेस कम करनी है तो हम बिट मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं, बाकी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे जो लीस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा पहले वो सोचेंगे, फिर उसमें बिल्डअप करके इंप्रूवमेंट्स करने की हम कोशिश करेंगे। और इसी को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कहते हैं। इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कह देते हैं लोग, इसको ब्रूट फोर्स फर्स्ट अप्रोच भी कह सकते हैं हम। ये चीज हमें करनी है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को ना हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद उन्होंने 30 सवाल हमने नहीं किए पर फिर हमें लगा लॉजिक नहीं बन रहा, हमसे कोडिंग नहीं हो रही और हम क्विट कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास इनफ लॉजिक नहीं है कोडिंग के लिए। हम सबके पास सफिशिएंट लॉजिक पहले से ही होता है, सफिशिएंट स्किल्स पहले से ही होती हैं कोडिंग के लिए। बस हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है उन चीज़ों की, उस स्किल को, उस लॉजिक को हमें इम्प्रूव करना होता है। अब प्रैक्टिस करते टाइम हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि 3 डेज रूल फॉलो करना है। 3 डेज रूल यानी 3 दिन तक अगर हमने एक्टिवली कोडिंग नहीं की तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को भूलते चले जाएंगे। 3 दिन बिना कोडिंग के नहीं रहना है। स्पेसिफिकली अगर हम इंटर्नशिप्स को या प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो, क्योंकि जो टॉपिक हमने कभी पढ़ा होगा 3 दिन पहले उसको हम वापस से 3 दिन बाद उठाएंगे उसके क्वेश्चंस को, तो हो सकता है कि दोबारा से हमें चीज़ें रिवाइज करनी पड़े, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़े। इसीलिए या तो चीज़ें रिवाइज करते रहें या 3 दिन से ज़्यादा किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़
कि हर दिन प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप मिनिमम 1 घंटा कर रहे हो। 1 घंटे के अंदर हो सकता है आपका एक ही सवाल सॉल्व हो रहा हो सकता है आपके 2 ही सवाल सॉल्व हो रहे हो, ईजी लेवल के आपने कर लिए, एक ईजी एक मीडियम कर लिया, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा हम दे रहे हो। अगर हम एक्टिवली प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो, इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। समर वेकेशंस के अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि हम शिमला भी घूम के आ जाएं तो उसमें भी दिन का 1 घंटा आप जरूर लगा लें कोडिंग के ऊपर, तो वो हमें बाद में जाके फायदा ही करेगा। कॉन्सेप्ट्स हमेशा फ्रेश रहेंगे दिमाग के अंदर। 5th पॉइंट जिसको मैं बोलूंगी दैट इज मूविंग ऑन। जितना इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना कि इस चीज को मुझे करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये पता होना कि अब इस चीज को मुझे नहीं करना, तो कब किस क्वेश्चन से हमें मूव ऑन कर जाना है। इसके लिए मैंने डीएसए शीट के अंदर इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस जो दिए हैं उसका मैंने आपको आइडियल एक्सपेक्टेशन बताया है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इंटरव्यू के अंदर आप इजी लेवल प्रॉब्लम को 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम को 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, एंड एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम को 40 से 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे। पर शुरुआती स्टेजेस से अगर हम फर्स्ट टाइम कोड करना शुरू कर रहे हैं तो काफी टाइम तो हमें सिर्फ क्वेश्चन समझने में लग जाएगा इजी प्रॉब्लम का, तो शुरू में हमारा ये जो टाइम है इससे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा होगा। आप कह सकते हैं करीबन ट्वाइस टाइम लग रहा होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है इजी प्रॉब्लम आपने फर्स्ट टाइम उठाई है कोड करने के लिए तो आपको 1 घंटा तक लग गया। अब शुरू में ये जो 1 घंटा है ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस तरीके से पढ़ते हैं, सैंपल इनपुट आउटपुट किस तरीके से पढ़ने हैं, तो शुरू में हम ये 1 घंटा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ती रहेगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इजी प्रॉब्लम के लिए ऑलमोस्ट ट्वाइस टाइम यानी 20-25 मिनट हम स्पेंड कर दें। उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर हमें आंसर देखना है, हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, हमें उसका लॉजिक देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना है और फ्यूचर के लिए उसको रिमेंबर करना है। सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज है, क्योंकि प्लेसमेंट को हम एक इंटर्नशिप को टारगेट कर रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम के अंदर हमें बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है हमें पता होना चाहिए। ट्वाइस अमाउंट अगर हमने टाइम लगा लिया तो इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करना है, क्योंकि शायद इस प्रॉब्लम में ऐसा कोई हिंट यूज होना था, ऐसी कोई एल्गोरिथम यूज होनी थी, ऐसी कोई टिप यूज होनी थी जिसके बारे में अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर होती है, पर्टिकुलर टिप्स या पर्टिकुलर हिंट से, ट्रिक से ही वो सवाल सॉल्व हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस के लिए ट्वाइस टाइम दे। मीडियम क्वेश्चन है तो उसको आप मैक्सिमम 40 मिनट देख सकते हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हमारी प्लेसमेंट जो है 2-3 महीने बाद आ रही है तो। वरना अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट है जिसके पास अभी बहुत सारा टाइम है तो उस केसेस में हम और ज्यादा टाइम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितना हमें वो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर कितना हमें मजा आ रहा है उसको करने में, कितना हमारा डेली का हमने प्लान बनाया है। एक क्वेश्चन 1 दिन में करने का प्लान है तो सिंपली आप एक हार्ड प्रॉब्लम को पूरा दिन भी दे सकते हैं, इजी प्रॉब्लम को फिर आप 2-3 घंटे भी दे सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन यू। और वो ऐसा नहीं करना कि दे रहे हैं तो पूरा दिन उस पर बैठे हुए हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम भी है तो उसको पैसिव टाइम दे, यानी बाकी काम आप कर रहे हैं और बैकग्राउंड में उस टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं, उस तरीके से हमें करना है। अब ये 5 कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए जो मैक्सिमम जो टॉप प्रोग्रामर्स और अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनको पता होते हैं। अब इसके साथ साथ मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगी। बोनस टिप ये है कि हम पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पजल्स जैसे आप सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, आप चेस जैसी चीजें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या फिर हमारे कुछ पिल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ये 3 तरीके की गोलियां, इनमें अलग अलग वेट है, अब इनको बॉटल्स के अंदर अरेंज करना है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप छोटे मोटे पजल्स को सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ही टाइम पास के लिए तो उससे भी थोड़ा बहुत लॉजिक हमारा बिल्डअप होता रहता है। अगर आपको चाहिए कि किस तरीके के पजल्स हम सॉल्व कर सकते हैं या उसके बारे में एक्सटेंसिव शीट चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि 5 चीजें एंड बोनस टिप जो हमने डिस्कस की है इसको हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, फिर चाहे हम बिगिनर लेवल पे हैं, फिर चाहे हमें 6 महीने हो गए हैं कोडिंग करते हुए, या फिर हम अभी जॉब कर रहे हैं और स्विच करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए दोबारा इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा ये 5 पॉइंट है हमारी पूरी जर्नी में थ्रू आउट हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।